कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर कार्ल मार्क्स का है। 2 लेक्चर कार्ल मार्क्स के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप लेक्चर को देख सकते हैं। और ये हमारा यूजीसी नेट का ये सेकंड पेपर होता है समाजशास्त्र का, उस पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। 2 थिंकर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आपका बेबर साहब और इमाल दोखीम। वो उसको भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो भी लेक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के क्या क्या पॉइंट हैं, कार्ल मार्क्स का क्रांति सिद्धांत क्या है, और मार्क्स ने राज्य संबंधी पर विचारधारा कैसे विकसित की थी, क्या विचारधारा उनकी, इस पर डिस्कस करेंगे। और आंतरिक काल में जो सरबारा क्रांति का जो अधिनायक तंत्र था वह कैसा है, और जो जो कार्ल मार्क्स की जो सोशोलॉजिकल पुस्तकें हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उन पर विचार करेंगे। कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक को देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये रहा मार्क्स का क्रांतिकारी का सिद्धांत क्या था, मार्क्स के क्या विचार थे। मार्क्स और एंजल, ये 2 ऐसे ये क्रांति के सिद्धांत मार्क्स और एंजल ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ जुड़े हुए हैं। भौतिकवाद की संकल्पना के साथ जुड़े हुए हैं आपके कौन से, मार्क्स और एंजल। इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्पादन की शक्तियों इतनी विकसित हो जाती हैं, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार क्रांति का जो सिद्धांत कैसे विकसित होता है, जब कोई भी शक्तियाँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि पुरानी उत्पादन संबंधी उनके पाँव के बेड़ियों के समान सिद्ध होते हैं, तब ये संबंध इन शक्तियों से ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाते और एक अवस्था में आकर वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंत यानी युगीन संबंध में उसे संभाल नहीं पाता और ऐसी ही अवस्था में टूट जाता है। उत्पादन की शक्तियाँ का विकास धीरे धीरे होता है, परंतु एक अवस्था में पहुंचकर पुराने जो सामाजिक संबंधों पर अपना दबाव असहनीय हो जाता है। ऐसी हालत में सामाजिक होकर पुराने प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, वर्ग को एक ही झटके में समाप्त कर देता है और साथ ही साथ जुड़ी हुई जो सारी संस्थाओं को उलट पलट कर देता है। इस तरह वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और आगे देखते हैं, पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। जब ये चरम सीमा पर कोई चीज़ पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिक क्रांति होगी, और क्रांति इतिहास का इंजन है, ये मार्क्स का कहना था। क्रांतियाँ तत्काल होती हैं और आपका ये आंदोलन होता है या धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन क्रांतियाँ होती हैं और तत्काल होती हैं। कोई भी क्रांति, समाज में क्रांतियाँ अक्सर होती हैं क्योंकि क्रांतियाँ इतिहास का इंजन, ये मार्क्स का कहना था, क्योंकि क्रांतियों से ही समाज परिवर्तन होता है। क्रांतियाँ आपकी बहुत सी समाज परिवर्तनशील वैसा भी है। और आगे देखते हैं हम, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुराना पराधनीय वर्ग सत्ता प्राप्त कर लेता है और वही सारी राजनीतिक प्रणाली, कानून और सामाजिक संस्थाओं को नेतृत्व आदर्शों का पुनर्निर्माण करता है। इसी तरह क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। इस सिद्धांत के अनुसार साम्यवाद से समाजवाद की योगिन प्रवेश के लिए 2 क्रांतियाँ में महत्वपूर्ण हैं। पहला आपका बुर्जुआ क्रांति, वो दूसरा सरबारा क्रांति। बुर्जुआ क्रांति की बात करें, इसमें पूंजीपति वर्ग सामंती अभिजात वर्ग को धराशायी करके कृषकीय समाज से जुड़े हुए जो सामान्य विशेषाधिकार थे उसको अंत कर देता है और पूंजीपति की स्थापना करता है। ऐसे ही आपका सरबारा क्रांति है। इसमें सरबारा क्रांति सरबारा या कामगार वर्ग का जो पूंजीपति वर्ग को धराशायी करके पूंजीवाद के साथ जुड़े हुए जो विशेषाधिकार थे उसको अंत कर देता है और समाजवाद की स्थापना करता है। इसमें समाजवाद की स्थापना होती है आपका पूंजी, और बुर्जुआ वर्ग में आपका पूंजीवाद की स्थापना होती है। ठीक है, तो मार्क्स के कहना था कि मार्क्स के अनुसार, मार्क्स ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो बुर्जुआ क्रांति का प्रतीक थी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रकाशन के समय 1848 सरबारा क्रांति की तैयारी का समय आ गया था। और कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद की प्रेरणा से ही पहली साम्यवादी क्रांति व्लादिमीर लेनिन थे 1870 से 1924 के नेतृत्व में रूस में वर्ष 1917 में हुई, जहां पूंजीपति की दशा में विशेष प्रगति नहीं हुई थी, वहां पर यह हुई थी। और अब हम मार्क्स के राज्य संबंधी विचारधारा देखते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट रिलीजन ऑफ अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स।
राज्य और शासन संबंधों में मार्क्स के द्वारा जो अपनी विचारधारा है उसका विस्तार से उन्होंने प्रतिपादन किया था। मार्क्स का कहना था कि राजनीतिक दायित्व के लिए सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है और इनकी कुछ विचारधाराओं का अध्ययन की क्रांतियाँ हैं जिस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है राज्य की क्रांति का उत्पत्ति का कारण क्या है, राज्य किस प्रकार से जन्मा है, इन पर विस्तार से वर्णन करेंगे। और राज्य के संबंध में मार्क्स की विचारधारा का जो सामान्य मत था वह सर्वथा विपरीत था। जो प्लेटो, अरस्तु और अन्य भी जो विचारक थे उनका मत था कि राज्य एक ऐसी जो स्वाभाविक और नेतृत्व संस्था है जो मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो मार्क्स ने राज्य को एक वर्गीय संस्था माना था, ठीक है। और आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच जो हितों का कोई संघर्ष नहीं था, पहले कोई संघर्ष नहीं होता था। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के जो समस्त साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे इस युग में। और स्वामी वर्ग सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, परंतु और जब कोई चीज़ की संख्या कम होगी तो वह उसके अपनी स्थिति यानी कि अपनी बचाव के लिए वह शक्तियों का आश्रय लेता था। इसके द्वारा उन्होंने सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की थी। इस संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषण वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ, यहीं से मतलब राज्य का जन्म हुआ है कि राज्य कैसे बना, यहीं से बना है। और इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण हुआ, वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। और अब हम देखते हैं राज्य और शासन शोषण के तंत्र कौन कौन से थे। और राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव एक शोषण वर्ग की सहायता के रूप में सामाजिक कार्य करती रहती है। सामंत युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था पहले, और इस अधिकार के माध्यम से वे बहुसंख्यक कृषक जनता का शोषण करके और उसे उत्पीड़न करते थे। पूंजीपति युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य था और पूंजीपति वर्ग जो थे वह संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करते थे। ये राज्य की शासन प्रणाली के वो व्यवस्था थी। और इसके बाद हम देखते हैं मार्क्स के अनुसार, मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने बताया था कि जो प्राचीन काल से निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान काल में तथाकथित लोकतंत्रीय राज्य के संबंध में भी सत्य है। इन राज्यों में जो लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती थी। इन राज्यों में पहले लोकतंत्र क्या था, यानी डेमोक्रेसी सिर्फ दिखावे के लिए एक वस्तु होती थी और राज्य की वास्तविक शक्ति थी वह पूंजीपति के हाथ में थी एवं उनके सर्वथकों के हाथ में होती थी। जो राज्य की जो शक्तियाँ थीं वह पूंजीपति के हाथ में थी, श्रमिक वर्ग के हाथ में कुछ नहीं था। मार्क्स और एंजेल के अनुसार की बात करें तो इन्होंने कहा था राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सब वर्गों को और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, वरन यह एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषण वर्ग के हितों की रक्षा और उसे शोषित वर्ग के उत्तराधिकारों यानी कि जो आधिकारिक शोषण वर्ग की ओर प्रवृत्ति करना है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में मार्क्स ने कहा था कि राज्य केवल एक तंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और एंजेल ने कहा था कि राज्य अपने सभी, ये लिखा है एंजेल का, कहा था कि राज्य जो है अपने सभी रूपों में एकत्रित शासन वर्ग की संस्था रहा है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। जो राज्य था वह दलित को दबाने का ही कार्य किया है। मार्क्स की पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। कई बार ये एंटी ने पूछा है कि राज्य बुर्जुआ वर्गों की अधिकारिणी समिति है, इस पुस्तक में कहा गया है। और अब हम इनका पॉइंट देखते हैं। अंतरिम काल में जब कार्ल मार्क्स का जब समय आ गया था तो उन्होंने सरबराह वर्ग का अधिनायक तंत्र कैसा बताया था। मार्क्स ने राज्य को आवश्यक कहकर उसे विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन इसके साथ ही यह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभवतः यह छिन्न भिन्न नहीं होता है, ठीक है। और अगर पूंजीपति के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सरबराह वर्ग और अधिनायकवाद स्थापित होगा, अधिनायकवाद इसका अधीनस्थ होगा। और इस काल में राज्य की शक्तियों का प्रयोग सरबराह वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को
पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीपतियों के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। पूंजीपति के जो प्रतिरोध थे उनको कुचलने के लिए किया जाएगा। और मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा था, इन्होंने घोषणा पत्र दिया था, कौन से डेट में दिया था इसको आपको कमेंट करके बताना है, कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग अपनी अधिनायकवादी सरकार द्वारा व्यक्तियों संपत्ति के उन्मूलन, पैतृत्व अधिकारों की समाप्ति, यातायात तथा संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों को जमा पूंजी को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि जो पूंजीपति के बाद जो पहले जो उनका जो रुपया पैसा था उसको पूरा समाप्त करके इन पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र को ही वास्तविक लोकतंत्र मानते थे, और एक सही भी है, क्योंकि हमें अगर किसी देश का विकास करना है तो वहाँ के बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीयकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनके पास साधनों का राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों के पास जो रुपये पैसे जमा था उसको समाप्त करके उसको और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, तभी हम एक डेमोक्रेसी का विकास कर सकेंगे। और अब हम देखेंगे राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना का आदर्श क्या है। जब राज्यविहीन और वर्गविहीन हो जाएगा तब सोसाइटी कैसी होगी। समाजवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं, और उनके अनुसार राज्य एक ऐसी स्थायी संस्था नहीं थी। अतः उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्ग का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा। जब विरोधी वर्ग का ऑटोमेटिक विरोध खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही राज्य की जो सत्ता है वो खत्म हो जाएगी, और राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद ही वास्तविक साम्यवादी समाज की स्थापना प्रारंभ होगी। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगी तब वास्तविक साम्यवाद की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स ने राज्यविहीन और वर्गविहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पूंजी है जिसके पास, और जिसको काला या गोरा है, जिसके पास धन ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी को रिलीजन के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सभी व्यक्तियों को जो न्याय मिलेगा वो समान मिलेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा, और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं एवं योग्यता के अनुरूप वस्तुएं एवं पारिश्रमिक प्राप्त होगा। यानी कि जो योग्य व्यक्ति होगा उसको उसी का अकॉर्डिंग दिया जाएगा समाज में। जो व्यक्ति काम करेगा उसको योग्य नहीं, जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो मान लीजिए कोई विकलांग है, कोई कुछ है, तो वह कोई नेत्रहीन व्यक्ति है समाज में, तो वह ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो वह समाज उसको बीमे के लिए कोई पॉलिसी देगा सरकार। इस टाइप का वर्णन किया है मार्क्स ने। और अब हम मार्क्स की रचनाएं देखते हैं। कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह 1844 में प्रकाशित हुई थी। और सेकंड पुस्तक है द कम्युनिस्ट एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, यह भी 1844 में प्रकाशित हुई थी। और थर्ड पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह 1884 में भी प्रकाशित हुई थी, 48 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और द फोर्थ पुस्तक है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी, यह 1859 में प्रकाशित हुई थी आपकी। और फिफ्थ पुस्तक है वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, यह 1865 में प्रकाशित हुई थी। और मार्क्स की पुस्तक है द सिविल लॉ, 1871 में प्रकाशित हुई थी। और अंग्रेजी पुस्तक है द कैपिटल वैल्यूम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन उसमें वर्णन किया गया है, यह 1894 में प्रकाशित हुई थी। और अगली पुस्तक है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद पुस्तक है द थ्योरी प्रोग्राम, ये प्रकाशित हुई। ये कार्ल मार्क्स की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं। और एंजल ने और मार्क्स ने जो सहायता दोनों की सहलेखन थी वह कौन कौन सी थी। द होली फैमिली 1875 में, द जर्मनी आइडियोलॉजी और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑन इंडिया, ये दोनों के लेखक थे। एंजल और कार्ल मार्क्स ने सहायता में ये पुस्तकें लिखी थी। तो आई होप आज का लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा कार्ल मार्क्स पर। क्या क्या पुस्तकें उनकी, कौन कौन सी पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एनटीए ने कई बार पूछा है पुस्तकों को कार्ल मार्क्स की।
तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अध्याय 2 इसमें लेकर आएंगे। संरचना, प्रकारवाद और संरचनावाद क्या है, इन पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऐसे मेलिनोवस्की का प्रकारवाद देखेंगे, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद देखेंगे, आपका पार्सन्स का प्रकारवाद देखेंगे, मार्टन का देखेंगे और लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर आज को हमारे ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।